नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल एकेडमी के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेखावाटी मिशन 100। आज हम करेंगे इसमें तीसरा पार्ट, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया का मतलब है लगभग सार्क के सभी देश। सार्क जिसे दक्षेस कहा जाता है, उसके सारे देश जो हैं वो दक्षिण एशिया में आते हैं। जैसे भारत है, पाकिस्तान है। भारत और उसके पड़ोसी मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के देश माने जाते हैं। तो इसमें हम प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता? तो पाकिस्तान, मालदीव, भूटान तीनों दक्षिण एशिया के देश हैं। इसमें चीन सही हो जाएगा। चीन जो है वो दक्षिण एशिया का देश नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, श्रीलंका के लोकतंत्र को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ता है। वह कौन सी चुनौती है? जातीय संघर्ष जो है श्रीलंका में सबसे खतरनाक है। और जातीय संघर्ष जो है, जैसे सिंहली और तमिल, ये दोनों ही वहाँ पे दो प्रमुख जातियाँ हैं और इनमें जातीय संघर्ष चलता रहता है। तो श्रीलंका को लोकतंत्र को सबसे बड़ी चुनौती जो है वो जातीय संघर्ष द्वारा मिलती है। तीसरा प्रश्न है, दक्षिण एशिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आपको इस प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार परीक्षा में हमारा जो नैरेटिव है वो ऐसा बन जाता है कि हम ये सोचते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा सही है। लेकिन कई बार पेपर में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा गलत है। तो इसमें देखो 4 चीज़ें दे रखी है, 3 चीज़ एकदम सही है। पहला ही इसमें गलत है कि दक्षिण एशिया में केवल एक तरह की राजनीतिक प्रणाली है। एक तरह की राजनीतिक प्रणाली का मतलब है कि यहाँ जैसे केवल लोकतंत्र है या राजाशाही है, तो ऐसा नहीं है। दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है उसमें सैनिक तानाशाही भी चलती है, भारत जैसे देश में लोकतंत्र भी चलता है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था भी चलती है। भूटान में जैसे राजशाही है तो राजशाही चलती है। तो एक तरह की राजनीतिक प्रणाली यहाँ पे नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो भारत और श्रीलंका ने जो व्यापार पर संधि पर हस्ताक्षर किए थे वो किए थे 1998 में, यानी कि 1998 इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के कौन से देशों में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो ऐसे देश हैं जिन पे लोकतंत्र भी रहा है और सैनिक शासन भी रहा है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और पाकिस्तान से ही निकला है देश बांग्लादेश। 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में बांग्लादेश अलग हो गया था। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को अलग बना दिया था और दोनों ही देशों में सैनिक शासन और लोकतांत्रिक शासन चलता रहता है। सही मायने में यदि देखा जाए तो लोकतंत्र की आड़ में भी वहाँ पे सैनिक तानाशाही शासन कर रही है, क्योंकि लोकतंत्र वही वहाँ पे सफल है जिसमें सेना सहयोग करती है। सेना जिस दिन हाथ खींच लेती है वहाँ पे लोकतंत्र धराशायी हो जाता है और तानाशाही हावी हो जाती है। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के रहे हुए हैं, पहले सेनाध्यक्ष थे जो तानाशाह भी थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया में स्थित देश श्रीलंका नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित रहा है। श्रीलंका में नस्लीय उग्रवाद रहा है क्योंकि वहाँ पे जो सिंहली है वो अपने आप को, जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं, वो तमिलों के और उनके बीच में नस्लीय भेदभाव जो है बहुत ज़्यादा है और उसका वहाँ पे विद्रोह भी चलता रहता है। लिट्टे उसी का एक संगठन था। अगला प्रश्न है, राजतंत्र लोकतंत्र समर्थक समूह है और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण नेपाल में बना हुआ है। नेपाल जो है वहाँ पे राजतंत्र लोकतंत्र समूह है और जो साम्यवादी गुट हैं जो चीन से समर्थित है, इन तीनों के बीच में एक राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण वहाँ पे बना हुआ है। चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ नेपाल और भूटान है। ये प्रश्न थोड़ा अजीब सा है कि चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ कैसे है? तो जैसे नेपाल में मधेशी जो है, जो मैदानी भागों से आते हैं वो मधेशी कहलाते हैं। तो नेपाल में भी वहाँ पे इस तरह का संघर्ष है मधेशियों के बीच में। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था वह था श्रीलंका। दक्षिण एशिया का सबसे छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा, भारत का एकदम बिल्कुल पड़ोसी देश है समुद्री तट से, और उसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। सेना और लोकतंत्र समर्थित समूह के बीच सेना ने हमेशा बाजी मारी वह देश है पाकिस्तान। इसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि वहाँ पे दरअसल देखा जाए तो वही शासन लोकतांत्रिक सफल है वहाँ पे जिसमें सेना पीछे उसका समर्थन करती है। यदि सेना अपने हाथ खींच लेती है तो पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही स्टार्ट हो जाती है, लोकतंत्र खत्म हो जाता है। दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित वह देश जिसकी सीमा दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती है वह भारत। भारत जो है वो मध्य में है और भारत की स्थिति बड़े भाई की स्थिति है। इसकी सीमा में दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती है।
पाकिस्तान के द्वारा अपने परमाणु परीक्षण 28 मई 1998 को चंगाई की पहाड़ियों में किए गए थे। चलो इसके साथ आपको एक प्रश्न और बताते हैं कि भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कहाँ किया था। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चंगाई की पहाड़ियों में किया था और भारत ने भी 98 में भी किया था, 76 में भी किया था। तो उस समय भारत के दोनों ही परमाणु परीक्षण जो है वो राजस्थान के पोखरण में किए गए हैं। पोखरण जैसलमेर जिले का हिस्सा है। सर क्रीक सीमा रेखा विवाद, यह भारत पाकिस्तान के बीच में है और कच्छ के रन यानी कि गुजरात जो है वहाँ पे ये सर क्रीक सीमा रेखा है। अगला प्रश्न है, नेपाल में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य 2008 में बनाया गया था। तो रिक्त स्थान में हम लिख देंगे 2008। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ था अगस्त 1947। तो इसमें हम 15 अगस्त 1947 भी कर सकते हैं। 14 अगस्त की रात्रि को 12 बजे ये स्टार्ट हुआ था, स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। तो पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है और भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका यानी कि तत्कालीन सिलोन को आज़ादी मिली 1948 में। सिलोन को आज़ादी 1948 में मिली थी, भारत को 47 में मिली थी और सिलोन का नाम बदल करके श्रीलंका किया गया था 1972 में। शीतकालीन युद्ध सैन्य गुट बना था सीटो, पाकिस्तान 1954 में उसमें शामिल हुआ था। तो इसमें खालिस्तान में 1954 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, शीत युद्धकालीन सैन्य गुट संधि संगठन सेंटो पाकिस्तान 1955 में शामिल हुआ था। तो ये दोनों अपन को याद रखनी है, सीटो जो है वो 54 में हुई थी और सेंटो जो है वो 1955 में गठित हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1960 में। सितंबर 1960 में सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान और भारत ने अपने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, अति लघुत्रात्मक एक लाइन में इनके उत्तर देने हैं। भूटान की राज्य व्यवस्था के बारे में बताइए। तो सिंपल सी बात है, भूटान में अभी भी राजतंत्र है। भूटान के राजा जो है वहाँ पे बहुदलीय लोकतांत्रिक स्थापित करने की योजना वहाँ पे शुरू की है, लेकिन वहाँ पे अभी राजतांत्रिक व्यवस्था है। वह देश जिसमें शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी, लेकिन अब वहाँ गणतंत्र और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो मालदीव जो है 1968 से वहाँ पे शासन जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपना ली है और गणतंत्र अपना लिया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचत और सहकारी व्यवस्था के ऋण के कारण किस देश में गरीबी कम करने में मदद मिली है? बांग्लादेश। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक जो थे वो मोहम्मद यूनुस थे, उन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, हिमालय देश जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है जो हर तरफ भूमि से घिरा हुआ है वह भूटान है। हिमालय देश जो है, हिमालय के तलहटी और पहाड़ियों के अंदर ये बसा हुआ छोटा सा राजतांत्रिक देश है जहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष में किन की भूमिका है? 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन लिट्टे का श्रीलंका सरकार के साथ संघर्ष प्रारंभ हुआ। तमिल जो है वो भारतीय हैं और सिंहली लोग जो है वो श्रीलंका के मूल थे और इनके बीच में संघर्ष होता रहता है। इस उग्र संघर्ष जो है इसका नेतृत्व लिट्टे जो आतंकवादी संगठन था जिसका नेतृत्व प्रभाकरण करता था, इनके साथ इनका संघर्ष था। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान की सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तात्कालिक जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, उन दोनों ने। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता किसकी मध्यस्थता से संपन्न हुआ? तो विश्व बैंक की मध्यस्थता से संपन्न हुआ था। ये प्रश्न कई बार एबीसीडी में भी पूछा गया है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान देना है। कई बार इसको रिक्त स्थानों में पूछा गया है, तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं कि विश्व बैंक की मध्यस्थता से वजह से या विश्व बैंक की मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना था? तो अफगानिस्तान जो है वो सार्क का 14वां सम्मेलन था 2007 में, उस समय इसको सदस्य बनाया गया था। वर्तमान में अफगानिस्तान के 8 सदस्य हैं। इसका शॉर्ट सूत्र भी है, आप चाहो तो याद कर सकते हो, MBBS पीना, MBBSPINA, ये सारे 8 देशों के प्रथम अक्षर हैं। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ? भारत और चीन के मध्य 1962 में युद्ध हुआ था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के समय देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। चीन का राष्ट्रपति उस समय माओ त्से-तुंग था। अगला प्रश्न है, शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादा स्वायत्तता देने के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव कब रखा? 1966 में।
भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में 65 में युद्ध हुआ था और उस युद्ध में भारत को विजय मिली थी। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे वो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और इसको समझौते को लेकर के रूस में ताशकंद जगह पे वहाँ पे उज़्बेकिस्तान में वहाँ बुलाया गया था, समझौता भी हुआ था। और दुर्भाग्य से हमारे जो शास्त्री जी हैं उस समझौते के बाद में ज़िंदा नहीं रहे थे। कहते हैं ताशकंद से उनकी केवल लाश ही भारत पहुंची थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता जो है 1966 में हुआ था और 66 में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। लिट्टे का पूरा नाम क्या है? लिट्टे संगठन की मांग क्या है? लिट्टे का पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म। लिट्टे संगठन की मुख्य मांग जो थी वो ये थी कि श्रीलंका में तमिलों के लिए एक पृथक राष्ट्र का गठन किया जाए। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब ताशकंद समझौता हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे। अगला प्रश्न है, भारत और सोवियत संघ 16वां प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता किसकी मध्यस्थता से हुआ था? तो रूस के जो तात्कालिक राष्ट्रपति थे कोसिजिन, उनकी मध्यस्थता से ये समझौता किया गया था। 17वां प्रश्न है, भारत व सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए जो मैत्री संधि की थी 1971 में की थी, 20 सालों के लिए। और सोवियत संघ भारत का बहुत अच्छा मित्र था। सोवियत संघ ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन की पद्धति भी दी थी, क्रायोजेनिक इंजन टेक्निक उपलब्ध करवाई थी। तो तकनीकी सहायता सोवियत संघ ने भारत को बहुत दी थी। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध कब हुआ था जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ? ये हमने अभी पढ़ा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में युद्ध हुआ था, 71 में हुआ था, और 71 में जो युद्ध हुआ था उसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ? 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ। और शिमला समझौते पे हस्ताक्षर किसने किए? तो भारत की प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो थे। इन दोनों ने मिलकर समझौता किया और दोनों के हस्ताक्षर हुए। भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 पोखरण जैसलमेर में, और दूसरा परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई को 1998 को खातुलाई पोखरण जैसलमेर में ही किया गया था। तो पहला और दूसरा जो परमाणु परीक्षण जो है दोनों ही परीक्षण पोखरण में किए गए थे। भारत द्वारा किए गए प्रथम परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया था? पहले परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, और दूसरे परीक्षण का नाम दिया था ऑपरेशन शक्ति। तो कई बार ये सीधा भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण कार्यक्रम का नाम था। अगला प्रश्न है, दक्षेश सार्क के पहले सम्मेलन यानी ढाका बांग्लादेश में दक्षिण एशियाई देशों ने दक्षेश के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो दिसंबर 1985 को दक्षेश के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर के समय उस समय 7 देश इसके सदस्य थे। वर्तमान में 8 देश सदस्य हैं। 8वां देश जो है वो अफगानिस्तान है। 25वां प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकाने और सुविधाओं पर हमला न करने के समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1988 में भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ था कि एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर और सुविधाओं पर हमला नहीं करेंगे। भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान कब शुरू हुआ था? जब वहाँ पे लिट्टे का आंदोलन चल रहा था तो भारत ने अपनी शांति सेना भेजी थी श्रीलंका के अंदर, तो 1987 से 90 के बीच। और इस अभियान के तहत देखो ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन विराट, ऑपरेशन चेकमेट आदि चलाए गए थे। इतना डीप आपके नहीं पूछेंगे, आपके केवल ये पूछेंगे कि शांति सेना जो है वो किस समझौते से भेजी गई थी और ये कब शुरू हुई थी। तो ये 1987 से 90 के बीच चली थी और ये शांति सेना राजीव जयवर्धने समझौते के तहत भेजी गई थी। 28वां प्रश्न है, मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहाँ पर सेना कब भेजी थी? भारत ने 1988 में वहाँ पे सेना भेजी थी मालदीव में और वहाँ पे ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस। फरका संधि क्या है? फरका संधि भी पूछा जा सकता है, कई बार परीक्षा में फरका विवाद पूछ लेते हैं। तो फरका जो है वो गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में फरका जल संधि हुई थी 1996 में। अगला प्रश्न है, सार्क का पूरा नाम क्या है?
तो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसको इंग्लिश में शार्क कहते हैं, हिंदी में दक्षेस कहते हैं। 31वां प्रश्न है, साप्टा दक्षिण एशिया वरीयता व्यापार संधि पे हस्ताक्षर कब हुए थे? सार्क के 7वें सम्मेलन में, जो कि 1993 में हुआ था, यह समझौता किया गया था और 1995 से यह समझौता प्रभावी हो गया था, साप्टा। और ये दोनों मिलते जुलते हैं, एक है साप्टा और एक है साफ्टा। अगला ही प्रश्न है लघुतरात्मक, साफ्टा दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संधि कब हुई थी? तो ये जो है वो सार्क के 12वें सम्मेलन में हुई थी और 2004 में ये समझौता हुआ था। 1 जनवरी 2000 से ये प्रभावी हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि सार्क के जो देश हैं उनमें आपस में जो है मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया क्षेत्र की विशेषताएं बताइए। देखो, दक्षिण एशिया क्षेत्र जो है ये बहुत ही विवादित किस्म का क्षेत्र है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सद्भाव भी है, शत्रुता भी है, आशा भी है, निराशा भी है, शंका भी है और विश्वास भी है, सारी चीज़ें एक साथ है। और सबका कारण यही है कि एक तो यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता ज़्यादा है, राजनीतिक प्रणालियाँ अलग तरह की है, लोगों के विश्वास अलग तरह के हैं, धर्म और जाति के मसले अलग तरह के हैं और उन सब में भारत की जो स्थिति जो है वो एक बड़े भाई की स्थिति है। तो उस विविधता के कारण भी बाकी देशों के अंदर जो आशंका रहती है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन सी कठिनाइयाँ हैं? देखो, पाकिस्तान का लोकतंत्र जो है वो सबसे कमज़ोर लोकतंत्र है। उसमें सबसे बड़ी कठिनाई क्या है कि एक तो वहाँ पे सेना, आईएसआई और धर्मगुरुओं का गठजोड़ है। पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को बराबर समर्थन देना भी है। अगला प्रश्न है, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र बहाल करने में कैसे सफल हो गए? तो देखिए, अप्रैल 2006 में क्या हुआ कि देशव्यापी आंदोलन हुआ लोकतंत्र के लिए और उससे बाध्य होकर के उस समय नेपाल के राजा थे ज्ञानेंद्र, उन्होंने अप्रैल 2002 में भंग संसद को बहाल कर दिया और नेपाल में नई संविधान सभा बनी। नेपाल के राजा को अलंकारिक अर्थों में राजा के पद पर बना दिया गया। ऐसे 2 मामले बताइए जिन पर भारत और बांग्लादेश में आपसी विवाद है। तो इसमें देखो, केवल 2 मामले पूछे हैं हमें, आपसी सहयोग और आपसी विवाद। इनके यदि 2 मामले भी पूछे तो अपन को सारे याद होने चाहिए। तो देखो, सहयोग के बिंदु तो है, जैसे सार्क है तो इसमें भारत बांग्लादेश सहयोग कर सकते हैं। बिम्स्टेक है, ये भी एक संगठन है सार्क की तरह, तो इसमें भी सहयोग कर सकते हैं। रोहिंग्या शरणार्थी है, भूमि समझौता है और बस डिप्लोमेसी है, ये सहयोग के बिंदु है। और विवाद के बिंदु ये है कि तीस्ता नदी जल विवाद है, नाउमूर द्वीप है, फेंस डील है, चकमा शरणार्थी है, पीरदी वाह की घटना और मुहरी यानी बिलोनिया नदी विवाद जो है वो भी यहाँ पे विवादित है। दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियाँ किस प्रकार प्रभावित करती है? अब दक्षिण एशिया में जो आपसी संबंध है उनको दूसरी शक्तियाँ कैसे प्रभावित करती है, कहने का मतलब ये है। तो देखिए, जैसे मान लो चीन है, वो पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देता है या सैनिक अड्डे उनकी किराए पे ले लेता है या उनको हथियार सप्लाई करता है। तो इनसे क्या होता है कि आपसी देशों में टकराव बना रहता है और विचारधारा के आधार पर सैनिक गठबंधन बनाकर भी उसका सदस्य बनाया जाता है। तो उससे दूसरी जो शक्ति हैं वो द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में सार्क की भूमिका बताइए। आपसी सहयोग और व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाना, क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करना, ये सारी चीज़ें जो है वो सार्क को और ज़्यादा मजबूत बना सकती है। दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल किन देशों के लिए किया जाता है? दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल 7 देश के लिए किया जाता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश शामिल है। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाहों के नाम बताइए जिन्होंने लोकतंत्र के स्थान पर सैनिक शासन की स्थापना की थी। तो इसमें देखो, मुख्य रूप से तो यदि हम देखें तो मुशर्रफ जो है मुशर्रफ ने इस तरह का शासन व्यवस्था स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, मालदीव शासन प्रणाली राज्य व्यवस्था के बारे में बताइए। मालदीव एक द्वीपीय देश है। मालदीव में 1968 तक सल्तनत का शासन था। 68 में ये गणतंत्र बन गया। यहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन अपनाई गई थी। 2005 में यहाँ की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपना लिया और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP को देश को राजनीतिक मामलों में वहाँ पे दबदबा है, जैसे भारत में पहले कांग्रेस का दबदबा था। 2005 के चुनाव के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दी गई है। जब दलों को राजनीतिक या चुनावी दलों को कानूनी मान्यता मिलती है तो वहाँ पे दल मजबूत हो जाते हैं और बहुदलीय व्यवस्था अपनाई जाती है। भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है। 2 प्रमुख गठबंधन भी जो भारत में है प्रसिद्ध है,
जिसका एक का नाम है एनडीए, जो बीजेपी के समर्थन में या बीजेपी के नेतृत्व में काम करता है। दूसरा जो है यूपी है, जो कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन काम करता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कारण क्या है। देखो यहाँ पे सेना है, धर्मगुरु है और भूस्वामी अभिजन जो है उनका दबदबा है, और इसके कारण क्या है, निर्वाचित सरकारों को गिराकर वहाँ पे सैन्य शासन भी अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध क्यों और किस कारण किया। पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर बंगाली संस्कृति और भाषा के स्थान पर उर्दू लादने का प्रयास शुरू हुआ। जो पूर्वी बंगाल है, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जानते हैं हम, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, और वहाँ के लोग जो बंगाल से जुड़े थे तो बंगाली भाषा बोलते थे, बंगाली संस्कृति को अपनाते थे। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने उन पे क्या ज़बरदस्ती उर्दू थोपना शुरू कर दिया था, और उनकी इस नीति के विरोध के खिलाफ क्या हुआ कि वहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ, बगावत शुरू हो गई। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में तमिल समस्या क्या है। आज़ादी के बाद श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक जो सिंहली समुदाय के लोग हैं, उनको हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा रहा। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आवासीय एक अल्पसंख्यक तमिल आबादी के खिलाफ है। अब जैसे सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ श्रीलंका जो है वो सिंहली लोगों का है। लेकिन उनके इस तरह के बर्ताव के कारण जो वहाँ रहने वाले तमिल लोग थे, उनके हितों को दबाया गया, और उन्होंने अपने हथियार खुद उठा लिए। उन्होंने एक तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई, इस कारण श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा। 1983 के बाद में उग्र तमिल संगठन जो है, जिसका नाम लिट्टे है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। हालांकि वर्तमान में जो है वो लिट्टे जो है उसको ख़त्म हो गया है, वहाँ उसका जो नेता था प्रभाकरण, उनकी मृत्यु के साथ ही ये ख़त्म हो गया। अगला प्रश्न है, लुक ईस्ट की पॉलिसी और एक्ट ईस्ट की पॉलिसी से आप क्या समझते हो। देखिए, लुक ईस्ट की पॉलिसी जो है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे भारत के नरसिम्हा राव की पूर्व की तरफ देखो उन्होंने अपनाई थी। 1992 में दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि आसियान के साथ भारत का जुड़ाव, रणनीतिक सहयोग और आर्थिक सहयोग बढ़ा था। एक्ट ईस्ट की पॉलिसी जो है ये 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपनाई। तो यदि आपके छोटे प्रश्न आए, मिलान करने वाले आए कि लुक ईस्ट की पॉलिसी तो आपको नरसिम्हा राव करना है, एक्ट ईस्ट की पॉलिसी आई तो नरेंद्र मोदी करना है, और ये उसी पॉलिसी का जो है एक उन्नत रूप है या वृहत रूप है। इसमें कहते हैं कि हमें केवल पूर्व की तरफ देखना ही नहीं है, बल्कि उनके जो साथ हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध है, उन्हें हमें और ज़्यादा बढ़ाना है और ज़्यादा महत्व देना है, उसको कार्य रूप में परिणित करना है। तो इस प्रकार ये हमारा पाठ है दक्षिण एशिया या समकालीन दक्षिण एशिया जो है उसके बारे में पाठ है, सार्क से जुड़ा हुआ है। जब अन्य संगठन पढ़ते हैं तो उसमें सार्क भी आता है। तो आशा करते हैं कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आप इसको एक ऑडियो बुक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऑडियो के रूप में। तो आप कंटिन्यू, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चले। लास्ट में जब आपका पेपर होगा उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पेपर हैंडल कैसे करना है, और इस वीडियो की ये PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी PDF भी अच्छे से देख सकते हैं। धन्यवाद।